अल्काट्राज ये कोई साधारण जेल नहीं थी। ये समुंदर के बीच बने एक छोटे से आइलैंड पर खड़ी थी। चारों तरफ गहरा पानी, बर्फ जैसी ठंडी लहरें, तेज धाराएं और ऊपर से भारी सिक्योरिटी। अगर कोई कैदी जेल की दीवारें पार भी कर लेता तो भी उसके आगे मौत जैसा समुंदर खड़ा रहता। यही वजह थी कि इस जेल को दुनिया की सबसे सिक्योर जेल कहा जाता था। यहाँ वही कैदी भेजे जाते थे जिनसे बाकी जेलें भी डरती थी। लेकिन जल्दी ही इस जेल की यही पहचान मिट्टी में मिलने वाली थी, क्योंकि अब यहाँ एंट्री हो चुकी थी फ्रैंक मॉरिस की, जो सिर्फ चोरी करने में ही नहीं, जेल तोड़ के भागने में भी माहिर था। एक शातिर चोर, बेहद तेज दिमाग वाला अपराधी और एक ऐसा कैदी जो पहले भी कई बार कानून को चकमा दे चुका था। इसीलिए उसे इस बार दुनिया के सबसे सुरक्षित जेल अल्काट्राज भेज दिया गया। अंदर आते ही मॉरिस की सर से पैर तक तलाशी ली जाती है और फिर उसे एक छोटे से सेल में बंद कर दिया जाता है। लोहे का दरवाजा बंद होता है और एक गार्ड ताना मारते हुए उसका स्वागत करता है। यहीं से कहानी अपना असली मोड़ पकड़ती है, क्योंकि उसी पल से मॉरिस के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, यहाँ से निकलना है। कुछ ही देर बाद एक घंटी बजती है और सभी सेल्स के गेट अपने आप खुल जाते हैं। गार्ड्स कैदियों को बाहर आने का आदेश देते हैं। अल्काट्राज पर हर चीज नियमों पर चलती थी। कैदियों का उठना, खाना, काम करना, वापस सेल में जाना, यहाँ तक कि सांस लेने तक पर भी अनुशासन थोप दिया गया था। सब एक जैसे यूनिफॉर्म पहनकर ब्रेकफास्ट के लिए लाइन में खड़े होते हैं। इसी दौरान मॉरिस की पहली मुलाकात होती है लिटमस नाम के एक कैदी से। वो अपनी प्लेट देखकर हैरान होता है, क्योंकि उसे खाना नहीं दिया गया था। लेकिन लिटमस उसे तुरंत एहसास कराता है कि वो किसी घर में नहीं बल्कि अल्काट्राज में है। उसे जो मिला है उसी से काम चलाना होगा। तभी वहाँ पर वुल्फ नाम का एक आदमी दिखाई देता है, जो इस जेल का सबसे खतरनाक और सबसे गंदे दिमाग वाला कैदी था। उससे हर कोई परेशान था। वो कमजोर कैदियों पर अपना रौब जमाता, सबको डराता और अपनी मनमानी करता था। अब उसकी नजर मॉरिस पर पड़ी थी। वो उसे उस्काने लगता है, लेकिन मॉरिस पहली मुलाकात में कुछ नहीं करता। वो सिर्फ देखता है, समझता है और पूरे माहौल को अपने दिमाग में बिठा लेता है। खाने के दौरान लिटमस उससे थोड़ा खाना मांगता है और मॉरिस बिना कुछ कहे अपनी प्लेट उसके तरफ बढ़ा देता है। लेकिन तभी मॉरिस नीचे झांक कर देखता है कि लिटमस वो खाना खुद नहीं खा रहा, वो अपने पास छुपा कर रखे एक छोटे से चूहे को खिला रहा है। अल्काट्राज जैसी जगह पर जहाँ इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वहाँ ये छोटा सा दृश्य भी बहुत कुछ कह जाता है। रात को एक गार्ड मॉरिस को वार्डन के ऑफिस ले जाता है। वार्डन बेहद स्ट्रिक्ट, कोल्ड हार्टेड और घमंड से भरा हुआ आदमी था। वो मॉरिस को देखते ही समझ जाता है कि ये कोई साधारण कैदी नहीं है। वो उसे साफ कह देता है कि चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, इस जेल में उसकी चालाकी किसी कीमत पर नहीं चलेगी। वो कहता है कि यहाँ से आज तक कोई भी नहीं भाग पाया और अगर किसी ने कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा हुआ है। मुलाकातें भी उसकी मर्जी से ही होगी, सजा भी उसकी मर्जी से मिलेगी और यहाँ कैदियों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। ये सारी बातें मॉरिस बाहर से हंसी में टाल देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक एक शब्द अपने दिमाग में बिठा चुका था। और इसी मुलाकात के दौरान वो मौका देखकर वार्डन का नेल कटर चुरा लेता है। दिखने में एक छोटी सी चीज थी, लेकिन मॉरिस जैसे आदमी के हाथों में ये सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। अपने सेल में वापस आते ही मॉरिस नेल कटर को बाइबल के अंदर छुपा देता है। अगले दिन बाथरूम में वुल्फ उसे फिर से परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मॉरिस चुप नहीं रहता। वो पलटकर वुल्फ पर टूट पड़ता है और उसकी बुरी तरह से पिटाई कर देता है। इस लड़ाई के बाद जेल के अंदर मॉरिस की अलग ही पहचान बन जाती है। अब लोग उसे एक नए कैदी नहीं बल्कि खतरनाक खिलाड़ी समझने लगे थे। यानी कि उसने आते ही अपना पहला काम कर दिया था, डरने के बजाय दूसरों को डराना। इसके बाद मॉरिस को लाइब्रेरी में काम दिया जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है इंग्लिश नाम के एक पुराने कैदी से। इंग्लिश उम्र कैद काट रहा था और जेल के हर कोने, हर नियम, हर आदमी की फितरत को समझता था। वो सिर्फ एक कैदी नहीं बल्कि अल्काट्राज की चलती फिरती फाइल था। मॉरिस जल्दी समझ जाता है कि अगर इस जेल के बारे में किसी से सबसे ज्यादा सीखा जा सकता है तो यही वो आदमी है। इंग्लिश उसे किताबें देता है जिन्हें अलग अलग सेल्स में पहुंचाना होता है और इसी बहाने मॉरिस जेल की अंदरूनी बनावट को ध्यान से समझने लगता है। खुले मैदान में मॉरिस की मुलाकात डॉग से होती है। डॉग एक शांत, सीधा साधा और बेहद संवेदनशील इंसान था जिसे पेंटिंग का बहुत शौक था। अल्काट्राज जैसी जगह में उसकी पेंटिंग ही उसका सहारा थी। वो खुद को टूटने से बचाए हुए था।
सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके पास रंग और ब्रश थे। मॉरिस उसकी पेंटिंग में एक फूल देखकर पूछता है कि ये फूल क्यों बनाया, तो डॉग बताता है कि ये उसकी खुशी है जो अब उसकी जिंदगी में सिर्फ उसकी पेंटिंग में ही बची है। उसकी बातें सुनकर मॉरिस को एहसास होता है कि यहाँ का हर कैदी किसी न किसी तरह अब जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद मॉरिस इंग्लिश के पास जाकर सीधे मुद्दे पर आ जाता है। वो कहता है कि उसे यहाँ से निकलना है। इंग्लिश पहले तो हंसता है, फिर उसे समझाता है कि अल्काट्राज जेल नहीं कब्र है। अगर तुम दीवारों से बच भी गए, गार्ड से बच भी गए, तब भी समुंदर से नहीं बच पाओगे। यहाँ से बाहर सिर्फ लाशें जाती है। लेकिन मॉरिस के लिए ये नामुमकिन नहीं था, बस मुश्किल था, और वो मुश्किल काम करने वाला ही इंसान था। उसी रात उसे बताया जाता है कि अगले दिन से उसे कारपेंट्री का काम दिया जाएगा। मॉरिस तुरंत मान जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ से उसे कुछ ऐसे औजार मिल सकते हैं जिनकी मदद से वो अपना प्लान को आगे बढ़ा सके। अब वो हर चीज को अलग नजर से देख रहा था। हर दीवार, हर गार्ड, हर रास्ता, हर औजार, सब उसके लिए अब भागने के नक्शे का हिस्सा बनने लगा था। अगले दिन लिटमस उसे मजाक मजाक में एक इम्पोर्टेंट बात बता देता है। वो कहता है कि हर सेल के ऊपर एक एयर वेंट है और शायद उसी रास्ते से छत तक पहुंचा जा सकता है। लोगों को ये बात मजाक लग सकती थी, लेकिन मॉरिस ने इसे सीधे अपने दिमाग में लॉक कर लिया। उसके लिए यही वो पहला असली सुराग था जिसकी उसे तलाश थी। इसी दौरान वुल्फ फिर उस पर हमला कर देता है, इस बार चाकू लेकर। मॉरिस अपनी समझदारी से वार रोकता है, लड़ता है, और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि टावर पे बैठे गार्ड को गोली चलाने की तैयारी करनी पड़ती है। इस लड़ाई के बाद मॉरिस और वुल्फ दोनों को सजा देकर डी ब्लॉक भेज दिया जाता है। ये जेल का सबसे अंधेरा, सबसे डरावना हिस्सा था, जहाँ कैदियों को अकेले बंद करके मेंटल और फिजिकल टॉर्चर दिया जाता था। 2 हफ्ते अंधेरे में रहने के बाद जब मॉरिस वापस अपने सेल में लौटता है तो वो थका हुआ जरूर था, मगर टूटा नहीं था, बल्कि अब वो और ज्यादा सतर्क हो चुका था। इसी दौरान अब एक नया कैदी आता है, चार्ली। उसे मॉरिस के पास वाले सेल में रख दिया जाता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो जाती है। चार्ली बाकी कैदियों की तरह पूरी तरह कठोर नहीं था, उसमें अभी भी इंसानियत, फीलिंग्स और उम्मीद बची हुई थी। मॉरिस उसे अपने कुछ भरोसे के लोगों से मिलवाता है और यहीं से उसके पास एक टीम बनने की शुरुआत होती है। लेकिन इसी बीच एक दर्दनाक मोड़ आता है। वार्डन डॉग की पेंटिंग्स देखकर पहले तो मुस्कुराता है, लेकिन अगले ही दिन आदेश देता है कि उसकी सारी पेंटिंग्स फेंक दिए जाए। डॉग के लिए ये सिर्फ कागज नहीं, बल्कि उसकी बची हुई जिंदगी थी। उसकी एकमात्र खुशी उससे छीन ली जाती है और वो अंदर से टूट जाता है। तब मॉरिस गार्ड्स को चेतावनी भी देता है कि डॉग ठीक नहीं है, उस पर नजर रखो, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। और फिर एक दिन कारपेंट्री रूम में डॉग सबके सामने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी उंगलियां काट लेता है। उसका कहना था कि जिन उंगलियों से वो पेंटिंग नहीं कर सकता वो उसके किसी काम नहीं। ये दृश्य बहुत भयानक था, लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक थी वो वजह जिसने उसे वहां तक पहुंचाया। डॉग जाते जाते चुपके से मॉरिस के जेब में वही फूल रख देता है जो वो अपनी पेंटिंग में बनाता था, जैसे कि वो अपनी खुशी की आखिरी निशानी उसे सौंप गया हो। अब मॉरिस के अंदर सिर्फ भागने की चाह नहीं थी, उसके अंदर गुस्सा भी भर चुका था, वार्डन के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ और इस जेल के खिलाफ। एक दिन अपने सेल में बैठा मॉरिस देखता है कि एक कॉकरोच एयर वेंट के अंदर चला जाता है। बस इसी पल उसके दिमाग में बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि अगर ये कीड़ा अंदर जा सकता है तो वहाँ जरूर कोई खाली जगह होगी, यानी कि ये वेंट सिर्फ हवा का नहीं, रास्ता का भी काम कर सकता है। अब उसका शक यकीन में बदल चुका था। फिर डाइनिंग हॉल में उसकी मुलाकात होती है 2 भाइयों से, जॉन और क्लैरेंस। असल में मॉरिस उन्हें पहले से जानता था। ये दोनों पहले भी उसके साथ रह चुके थे और दोनों तेज दिमाग वाले थे। मॉरिस को भी समझ में आ गया था कि अगर उसे अल्काट्राज तोड़नी है तो उसे भरोसेमंद लोगों की जरूरत होगी। उधर चार्ली को अपनी वाइफ से पता चलता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है और शायद ज्यादा दिनों तक जिंदा ना रहे। ये सुनकर चार्ली के अंदर भी जेल से भागने की आग जग उठती है। अब मॉरिस के पास एक टीम थी, वजह थी और रास्ते की पहली झलक मिल चुकी थी। चारों बैठकर प्लान बनाते हैं। मॉरिस समझाता है कि हर सेल के ऊपर एयर वेंट है, दीवारें समुद्री नमी की वजह से कमजोर हो चुकी है और वो पहले ही नेल कटर की मदद से खुदाई शुरू कर चुका है। प्लान ये था कि धीरे धीरे वेंट के आसपास की कंक्रीट हटाकर एक रास्ता बनाया जाए, वहाँ से ऊपर छत तक पहुँचा जाए और फिर आगे निकलने का रास्ता देखा जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि अगर रात को गार्ड्स ने देखा कि वो बेड पर नहीं है तो क्या होगा। इसका जवाब क्लैरेंस देता है। वो कहता है कि वो नकली सर बनाएगा और उसे कंबल के नीचे इस तरह रखा जाएगा कि
कि लगे आदमी सो रहा है। आइडिया सुनते ही सबको लगता है कि प्लान पागलपन वाला जरूर है, मगर काम कर सकता है। अब दूसरी बड़ी दिक्कत है समुंदर। जेल से बाहर निकलते ही बड़ा पानी कैसे क्रॉस होगा, उसका हल भी मॉरिस निकाल लेता है। जॉन क्लोथिंग डिपार्टमेंट में काम करता था। वहाँ से रेनकोट्स चुराकर टेम्पररी ट्यूब बोट्स और लाइफ जैकेट्स बनाई जाएंगी। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दी जाती है। कोई पहरा देगा, कोई सामान जुटाएगा और कोई औजार बनाएगा, तो कोई नकली सर बनाएगा। यानी भागने का सपना अब योजना बन चुका था। रात होते ही खुदाई शुरू होती है। नेल कटर बहुत छोटा था, दीवार बहुत कठोर थी और काम बहुत स्लो जा रहा था। मॉरिस के हाथ छिल जाते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। धीरे धीरे उसे रियलाइज हो जाता है कि उसे एक बड़ा औजार चाहिए। फिर खाने के दौरान उसके दिमाग में चम्मच को देखकर एक नया आइडिया आता है। वो जानबूझकर चम्मच गंदा करता है, बदलवाने के बहाने में एक नया चम्मच लेता है और मौके पर एक एक्स्ट्रा चम्मच चुरा लेता है। उसके बाद लिटमस से माचिस लेकर वो नेल कटर और चम्मच की मदद से एक नुकीला खुदाई वाला औजार तैयार कर लेता है। अब खुदाई पहले से तेज होने लगती है। चार्ली पहरा देता है, मगर एक रात उसकी आंख लग जाती है। तब गार्ड्स लगभग मॉरिस को पकड़ ही लेते हैं, लेकिन इंग्लिश बीच में आकर उनका ध्यान भटका देता है। इस तरह से एक बार फिर मॉरिस बाल बाल बच जाता है। वो रियलाइज करता है कि प्लान में एक छोटी सी गलती भी सब खत्म कर सकती है। अब रास्ता लगभग खुलने लगा है। वो कार्डबोर्ड से दीवार का नकली हिस्सा भी तैयार करता है ताकि वेंट छिपा रहे। अब उनका प्लान सिर्फ खतरनाक नहीं, बल्कि बहुत ही बारीक और परफेक्ट बन चुका था। फिर एक रात मॉरिस अकेले ऊपर जाकर रास्ता देखने का फैसला करता है। वो नकली सर को बिस्तर पर रखता है और वेंट से निकलता है। पाइप पकड़कर ऊपर छत तक पहुंचता है और वहां जाकर देखता है कि आखिरी रास्ते पर एक ऊंची लोहे की ग्रिल लगी है। वो अकेला उस तक पहुंच ही नहीं पाता। वो जैसे तैसे नीचे लौट आता है और अगले दिन सबको बताता है कि अब उसे एक और आदमी की मदद चाहिए होगी। इसके लिए जॉन तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर ऊपर पहुंचते हैं और देखते हैं कि ग्रिल को काटे बिना काम नहीं चलेगा। अगले दिन म्यूजिक रूम में मॉरिस की नजर एक छोटे पंखे पर पड़ती है। वहीं से उसे आइडिया आता है कि फैन के ड्रिल से मशीन बनाई जा सकती है। मॉरिस घंटों मेहनत करके उसे एक देसी ड्रिल तैयार कर देता है। रात को वो और चार्ली छत पर चढ़कर ग्रिल काटना शुरू करते हैं। आवाज बहुत तेज होती है और गार्ड्स को शक भी होता है, लेकिन ठीक उसी समय वो लोग मशीन बंद कर देते हैं और खतरा टल जाता है। अब उनका रास्ता लगभग खुल चुका था, बस सही रात का इंतजार बाकी था। अगले दिन मूवी हॉल में सब अंतिम तैयारी करते हैं। रेनकोट तैयार है, नकली सर तैयार है, रास्ता तैयार है। अब बस भागना बाकी है। आधी रात का इंतजार हो रहा था। तभी अचानक वार्डन सेल चेक करने आ जाता है। कुछ सेकंड के लिए मॉरिस को लगता है कि सब खत्म हो गया, क्योंकि गार्ड्स उसके सेल की एक एक चीज चेक करते हैं। लेकिन उसका बनाया नकली कार्डबोर्ड इतना बारीकी से फिट था कि वो सुरंग तक नहीं पहुंच पाते। वार्डन चला जाता है, मगर आदेश देता है कि अगले दिन मॉरिस का सेल बदल दिया जाए। यानी अब उनके पास सिर्फ यही रात बची थी। उधर वुल्फ भी आखिरी बार मॉरिस को धमकाता है कि आज रात उसकी आखिरी रात होगी। मॉरिस मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है कि ये बात सही है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे वुल्फ सोच रहा था। फिर रात आती है और प्लान शुरू होता है। मॉरिस, जॉन और क्लैरेंस अपने अपने विंड से निकल जाते हैं। चार्ली भी तैयार था, लेकिन जैसे ही वो अपने सेल में अकेला बैठा है, उसका डर हावी हो जाता है और वो वहीं रुक जाता है। बाकी तीनों ऊपर छत पर उसका इंतजार करते हैं। जब वो नहीं आता तो मजबूरी में उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तीनों छत पर सर्च लाइट से बचते हुए आगे बढ़ते हैं। पाइप से नीचे उतरते हैं, आखिरकार दीवार तक पहुंचते हैं और फिर फेंस पार करके आखिरकार जेल के बाहर निकल जाते हैं। अब वो समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। रेनकोट से बनी बोट में हवा भरते हैं और जान लगाकर उसे तैयार करते हैं। फिर तीनों उस बोट को पानी में डालते हैं और अंधेरे समुद्र में उतर जाते हैं। उस रात सिर्फ 3 कैदी नहीं भागे थे। उस रात अल्काट्राज हार गई थी। अगली सुबह जब गार्ड रूटीन चेक पर आता है तो पहले सब कुछ सामान्य लगता है। फिर वो मॉरिस के बेड के पास पहुंचता है। उसे उठाने के लिए बाल पकड़ता है और तभी नकली सर नीचे गिर जाता है। उस पल उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अलार्म्स बज उठते हैं। पूरे जेल में हड़कंप मच जाती है। वार्डन बौखला जाता है। सर्च ऑपरेशन शुरू होती है। सुरंग मिलती है, रास्ता मिलता है, सब समझ आ जाता है, लेकिन उन्हें कहीं कोई लाश नहीं मिलती। वार्डन बाहर से चाहे जो कहे, अंदर ही अंदर वो जान चुका था कि शायद ये लोग बच निकले हैं। लेकिन अपनी इज्जत और नौकरी बचाने के लिए वो रिपोर्ट में लिखवाता है कि वो लोग समुद्र में डूबकर मर गए। लेकिन इस कहानी का ये सबसे बड़ा रहस्य बन गया।
क्योंकि आज तक ये पूरी तरह साबित नहीं हो पाया कि वो लोग मरे थे या सच में आजादी तक पहुंच गए थे। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है, फ्रैंक मॉरिस ने दुनिया की सबसे सिक्योर माने जाने वाली जेल को चकमा दे दिया था। इस इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद अल्काट्राज को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि अब दुनिया को समझ आ चुका था कि कोई भी किला अटूट नहीं होता, बस उसे तोड़ने वाला दिमाग चाहिए। और यही थी उस इंसान की कहानी जिसने दीवारों से नहीं, नामुमकिन से लड़ाई लड़ी और जीत गया। 1979 में बनी ये फिल्म एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है। ये 1962 अल्काट्राज आइलैंड की फेडरल पेनिटेंशियरी की असली जेल ब्रेक पर आधारित है। इस कहानी में कैदी फ्रैंक मॉरिस और एनलिन ब्रदर्स जॉन एंड क्लैरेंस अपने सेल से फरार हो जाते हैं और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं, और इसे अमेरिकन हिस्ट्री के आज तक के सबसे इनफेमस अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक माना जाता है।